पेशकश कवि हाजिर है बरोज हफ्ता रात 8 बजे और बरोज इतवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। आदाब, मैं मीनाक्षी शोरान हाजिर हूं दुनिया भर की सियासी, समाजी और इक्तिसादी सूरत हाल पर खास प्रोग्राम लेकर। दुनिया मेरे आगे। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात इंडिया में टॉय इंडस्ट्री और उससे जुड़ी उम्मीदों और इम्कानात की। जी हां, प्राइम मिनिस्टर ने अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 68वें किस्त में स्वदेशी खिलौने और कंप्यूटर गेम बनाने की अपील की है। पीएम मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में गेम्स खिलौने का सेक्टर हो सकता है और सभी ने बहुत अहम किरदार भी इसमें अदा किया है। प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि खिलौना वो हो जिसकी मौजूदगी में बचपन खिले भी और खिलखिलाए भी। हम ऐसे खिलौने बनाएं जो एनवायरनमेंट के लिए भी सूटेबल हों। उन्होंने ये भी कहा कि खिलौने जहां एक्टिविटी को बढ़ाने वाले होते हैं तो खिलौने हमारी तमन्नाओं को परवाज भी देते हैं। बच्चों की जिंदगी के अलग अलग पहलू पर खिलौनों का जो असर है, इस पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी खास ख्याल रखा गया है। पीएम ने यह भी कहा कि ग्लोबल टॉय इंडस्ट्री 7 लाख करोड़ से भी ज्यादा की है। 7 लाख करोड़ रुपए का इतना बड़ा कारोबार, लेकिन भारत में उसका हिस्सा बहुत कम है। यह हमारे लिए कोविड-19 के हालात में एक नए एवेन्यू की तरफ साफ इशारा है। तो क्या है इंडिया में टॉय इंडस्ट्री की सूरत हाल, उससे जुड़ी जो उम्मीदें हैं वो क्या हैं, क्या इम्कानात हैं, इसी पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। नर्मदा ट्रिपल एस टॉयज प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर सुनील नंदा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। और फंजू टॉय इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के सीईओ एनके गुप्ता साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। तो इन दोनों खास मेहमानों से हम बात करते हैं और समझते हैं। सर, पहला सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी हर एक तरह से हम कहें कि सेक्टर को लेकर बात करते हैं। वो देवालय की बात करते हैं, सैनिटाइजेशन की बात करते हैं। अब उन्होंने जो नई बात की है वो टॉयज़ को लेकर उन्होंने एड्रेस किया है। बच्चों को कैसे हम मोटिवेट कर सकते हैं टॉयज़ के थ्रू, कैसे हम एजुकेट कर सकते हैं, उन्होंने इस सब के बारे में इशारा किया है। व्हेन पीएम इज़ टॉकिंग अबाउट टॉयज़, ये कितना इम्पोर्टेंट है किसी नेशन के लिए या उन लोगों के लिए जो इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं? जी, हम प्रधानमंत्री जी का बहुत स्वागत करते हैं कि उन्होंने इसके ऊपर ख़ास तौर से तवज्जो दी है और हमारे जितने निर्माता हैं, जितने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा वेलकम सॉर्ट ऑफ फोकस रहा है प्रधानमंत्री जी का। और रही बात, थोड़ा सा मैं अगर इसका एक विश्लेषण कर दूं कि भाई आंकड़े कैसे हैं, तो अभी हमारी इंडस्ट्री अगर वो 15,000 करोड़ रुपए की है यहाँ पे सिर्फ टॉयज़ की, और गेम्स की इंडस्ट्री अलग है, तो उसमें लगभग 80% खिलौना यूँ भी चीन से इंपोर्ट होता है। और उस 80% के जो उनसे खिलौने में 75 to 90% प्रॉबेबली वो इंपोर्ट चाइना से ही होता है, अलग अलग कंट्रीज से भी होता है। और उनमें से भी जो उनसा है 75% इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ हैं। तो ये लगभग हमारे खिलौने उद्योग का जो सा है वो एक आंकड़ा है और एक सेगमेंट वाइज जो सा है वो परसेंटेज वाइज उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो उसके चलते ये शायद हमारे हिसाब से ड्यू भी था कि भाई इस तरह की डिसीजन आनी चाहिए थी ताकि यहाँ के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट किया जाए। और वो प्रमोशन जो उनसा वो टैरिफ बैरियर से और नॉन टैरिफ बैरियर दोनों तरीके से हो सकता है। तो जाहिर है कि भाई वो मैन्युफैक्चरर्स को प्रोत्साहन देने के कई तरीके हैं, उसके लिए सरकार को हमारा सहयोग भी देना पड़ेगा और उन्होंने दिया भी है एज टैरिफ बैरियर्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। और इसके अलावा कई और नीतियाँ जो उनसे वो लेके आ रहे हैं जिसमें जो है वो सहयोग देना चाहते हैं, यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, सिर्फ शब्दों में नहीं लेकिन एक ज़मीनी सच्चाई की तरह जो उनसा है वो हमारा सहयोग देना चाहते हैं। ओके, गुप्ता साहब, आपसे भी मैं ये जानना चाहूँगी, जब पीएम कह रहे हैं टॉयज़ को लेकर, वो बात कर रहे हैं कैसे बच्चों का एंगेज किया जाए, कैसे एजुकेट किया जाए, ये जो टॉय इंडस्ट्री है, क्योंकि आप इसी से जुड़े रहे हैं, कितना बूस्ट मिलेगा पीएम के इस एड्रेस के बाद? पीएम के एड्रेस के बाद
हमारी इंडस्ट्रीज में बूम मिलेगा नहीं, मिल रहा है। ओके। इसमें जो चाइना से जो टॉयज़ आता था, सस्ते खिलौने आते थे, कस्टम ड्यूटी उसकी बहुत कम हुआ करती थी, रॉ मटेरियल की ड्यूटी ज़्यादा हुआ करती थी, फिनिश प्रोडक्ट्स की ड्यूटी कम हुआ करती थी, जिसके कारण से यहाँ पे चाइना ने माल को फ्लड कर दिया। अब कस्टम ड्यूटी के माध्यम से भी और मन की बात के माध्यम से भी हमारे प्रधानमंत्री जी महोदय ने इसको जो हाईलाइट किया है, उसके कारण से हमारी इंडस्ट्रीज में बूम आना शुरू हो गया है। ओके। काफ़ी मैन्युफैक्चरर्स भी स्केल अप कर रहे हैं अपने आप को। इसके साथ साथ जो इम्पोर्टर्स थे, उन्होंने भी इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अब ट्रेडिंग को छोड़ के इसमें आना शुरू कर दिया है। कुछ हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने जेवर एयरपोर्ट के पास एक टॉय पार्क बना रहे हैं, उसमें स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं, नए नए प्लेयर्स उसमें आ रहे हैं। तो इसके हमें बिल्कुल साफ पता लगता है कि ये बूस्टअप हो रही है इंडस्ट्रीज। ओके। सर, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि सुनील नंदा जी, क्योंकि इसमें आत्मनिर्भर भारत जो है उसका भी जिक्र बार बार किया जाता है, और आत्मनिर्भरता कितनी सेल्फ जो एक तरीके से अपने आप को बूस्ट करने की बात हम इसमें कह सकते हैं। और ये बूस्ट सिर्फ और सिर्फ क्या इंडस्ट्री के लिहाज से है, या इसमें मेक इन इंडिया और मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सब कुछ इसमें आप किस तरीके से शामिल मान रहे हैं, और कैसे आप जो चैलेंजेस अब तक थे वो क्या एड्रेस कर दिए गए हैं, या अभी कुछ और चीज़ें हैं जो आप हमारे माध्यम से बताना चाहते हैं? अगर मैं इस उद्योग को विस्तार करने के लिए इसके साथ जुड़े हुए चैलेंजेस को ही अगर समझने की कोशिश करूं जी, तो जो मुझे दिखाई देता है प्रधानमंत्री जी का जो एक प्रस्ताव है वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को लेके है। मोटे तौर के ऊपर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को लेके है, लेकिन मैं सिर्फ इसको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरह तो नहीं देख रहा हूँ। इसमें कई तरह की और बातें जुड़ी हुई हैं। एक बेसिक्स से चलें कि जैसे अभी आपने कहा कि एजुकेशन से भी हमारा जुड़ा हुआ है, तो बेसिकली दो स्तर पे हम इसको देख सकते हैं। एक फिजिकल लेवल पे कि भाई क्या प्रोडक्ट्स हैं, और एक सूक्ष्म लेवल के ऊपर कि भाई वो प्रोडक्ट्स क्यों बनाने हैं, क्या बनाने हैं, क्या हमारा बच्चों को लेके भविष्य है। तो वो दोनों ही बातें हैं, और हम बच्चों को क्या वैल्यूज़ देना चाहते हैं, किस तरह का जो उनसा है उनको विकास में देखना चाहते हैं, हाउ डू वी वांट टू सी आवर चिल्ड्रन एज सिटीजन्स ऑफ टुमारो, तो उसको लेके भी जो उनसा ये दायित्व हमारे मैन्युफैक्चरर्स का है। तो अभी तक क्या हो रहा है कि भाई हम जो वर्ल्ड के लिए चीन बनाता है वही खिलौने जो उनसे हैं उनमें से कुछ हिस्सा इंपोर्ट होता है, लेकिन अब ये अपॉर्चुनिटी ये भी है कि भाई जो यहाँ पे बिक रहा है उसको भी बनाओ, और उसमें थोड़ा सा तब्दील करके अपने यहाँ के कल्चर को देखते हुए, यहाँ की ज़रूरतों को देखते हुए, अगर आपके अंदर मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं तो उसको देखते हुए आप आंकड़ों का भी ध्यान रखो कि हाँ जी एक आपकी टर्नओवर और एक शेयर इन टर्म्स ऑफ मनी भी इंक्रीज होना चाहिए, और उसकी क्वालिटी, मतलब क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ शुड इंक्रीज in terms of turnovers and in terms of what is required for children. तो वो दोनों बातें हैं। और आत्मनिर्भरता जो सी है जहाँ तक उसका ताल्लुक है, तो मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि 75% जो है वो इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ हैं, और इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ में भी आप ये देखिए कि भाई सारे के सारे टॉयज़ जो से हैं वो अगर आप उनको सूक्ष्म रूप से देखोगे तो वो सारी सेंसरी एलिमेंट्स हैं जो बच्चों के उनको टच करती हैं। तो वो सेंसेस को जो सा है आप किस दिशा में देना चाहते हो, किस तरीके की सेंसरी एंगेजमेंट को आप उस एग्जिस्टेंस से दुनिया के लोगों के साथ जिस तरह से एंगेज करते हैं, उस सेंसरी ऑपरेटर्स को कैसे डेवलप करना चाहते हो, वो बैक ऑफ द माइंड में मैन्युफैक्चरर्स का होना जरूरी है। इसीलिए जो सा है इसमें एकेडमिया का रोल आ जाता है, इसीलिए डिज़ाइन इंस्टीट्यूट्स का रोल आ जाता है, इसीलिए प्रोफेसर्स का रोल आ जाता है, क्योंकि वो एक दिशा देते हैं कि ये सेंसरी ऑपरेटर्स को एंगेज करने के प्लस जो अभी खिलौने आ रहे थे उनको देखते हुए
अपने आगे की दिशा को कैसे तय करना है। राइट सर। गुप्ता जी, उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर का जिक्र किया और जिस तरीके से कहा कि वो ये कहा करते थे कि खिलौना वो है जो अपने आप में पूरा नहीं हो, Yes. उसको बच्चे पूरा करें। Yes. और सेंसरी एजुकेशन जिसकी बात कर रहे हैं, सेंसरी क्योंकि ये बड़ा टेक्निकल है, कई बार आप ये जान भी नहीं पाते हैं कि आपका बच्चा किस चीज़ में लैक कर रहा है, लेकिन इस तरह की चीज़ों से आप ये भी पता कर पाते हैं और उसको कैसे इन्हांस करना है आप ये भी कर सकते हैं। तो इसलिए एजुकेशन पॉलिसी में जब वो ये कहते हैं कि हम खेल खेल में शिक्षा देना चाहते हैं, एजुकेट बच्चों को करना चाहते हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट है। और टॉय इंडस्ट्री और HRD और जो बाकी मंत्रालय हैं जैसे बाल विकास कल्याण मंत्रालय है, उनका एक आप इसमें जुगलबंदी देखते हैं, एक टाई अप उस तरीके से देखते हैं जो कि बेनिफिट करेगा ओवरऑल सेक्टर को भी और बच्चों की ग्रूमिंग को भी। देखिए, मन की बात में जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि खेल खेल के अंदर जो शिक्षा देनी है, उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान कराया है कि जो हमारा कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी पहचान है, वो भी हमने खिलौनों के माध्यम से बच्चों को एजुकेट करना है। जैसे उदाहरण के लिए उन्होंने ध्यान कराया कि जो हमारे महापुरुष हैं, हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनकी हम फिगर्स बनाएं और उसके साथ साथ एक छोटी छोटी स्टोरीज छोटे बाल बच्चों के लिए उसमें अगर हम स्टोरीज भी इनपुट करें कि ये महाराणा प्रताप थे, इन्होंने ऐसे ऐसे लड़ाई लड़ी, ऐसे ऐसे इन्होंने मुसलमानों से लोहा लिया, कितना उन्होंने इस देश के लिए त्याग करा, तो उस खिलौनों के माध्यम से हमारी हिस्ट्री, हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारा त्याग, हमारे महापुरुषों का त्याग भी उनको ध्यान आना चाहिए। इसी प्रकार से उन्होंने और भी आगे बढ़ते हुए कि खेल खेल के अंदर हम कैसे बच्चों को एजुकेट करें। एक तो ये इसी के माध्यम से स्टोरी और उसके साथ साथ एक छोटा टॉय बना दिया हमने, उसके फिगर्स बना दी, उसके साथ साथ उनको कोई काउंटिंग करनी है तो हम ऐसे खिलौने बनाएं कि काउंटिंग में उनको कोई इजी हो जाए। तो इस तरह के खिलौने भी उन्होंने ध्यान कराया और कुछ ऐसे खिलौने बच्चों को जो इंडोर और आउटडोर के अंदर भी दोनों कॉमन तरह के खिलौने हों, इस तरह के भी हमारी इंडस्ट्रीज अब देख रही है और इसको बनाने की तैयारी कर रही है। राइट। अलावा इसके एक चीज़ सर इम्पॉर्टेंट होती है कि जो टॉयज़ हैं वो किसी तरीके से भी हार्मफुल नहीं होने चाहिए। PM ने भी उसका जिक्र किया कि जो हमारे यहाँ ट्रेडिशनली जो खिलौने बनते थे उनमें किसी तरह का कोई कोण नहीं होता था, एंगल्स नहीं होते थे, एजेस नहीं होते थे, उनकी शेप राउंड होती थी और वो बच्चों को खेलने में सुविधा रहती थी। लेकिन अभी क्योंकि मॉडर्नाइजेशन का ज़माना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का ज़माना है, तो क्या हम उस तरफ जाएंगे, ट्रेडिशनली चीज़ों को अडेप्ट करेंगे, या जो नई इन्वेंशंस हैं, इनोवेशंस हैं, उनको हम साथ में लेते हुए कुछ नए प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़ेंगे जो हमारी इंडस्ट्री को भी फ़ायदा करेंगे और साथ ही साथ हमारे बच्चों को का एक जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है उसमें भी उसको हेल्प आउट करेंगे। देखिए, आप दो प्रश्न सामने रख रहे हैं, एक तो आर्टिसंस और हमारे ट्रेडिशनल टॉयज़। तो मोस्टली हमारे ट्रेडिशनल टॉयज़ जो उनसे हैं वो कलेक्टिबल्स हैं और वर्ल्ड मार्केट अगर जैसे आपने कहा 7 लाख करोड़ की है तो उसमें 6.5 लाख करोड़ जो उनसे मॉडर्न टॉयज़ हैं और वो कलेक्टिबल्स नहीं हैं। और दूसरी बात रही कि शार्प एजेस की आप बात कर रहे हैं, सेफ्टी ऑफ टॉयज़ की बात कर रहे हैं, उसमें लीचिंग होती है, वो टॉक्सिक चीज़ों की वो ना हो, इन चीज़ों को लेके हमारा जो है वो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर आया हुआ है और उसमें BIS का सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य कर रखा है। तो उसको लेके भी ये एक चैलेंज भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है और इसके चलते जो उनसे कई तरह की दिक्कतें भी हैं। ये तो हम मान के चलते हैं कि जो भी निर्माता है वो खिलौने अपनी तरफ से सेफ बनाता है और सेफ होते भी हैं और हमने कभी ऐसा कोई ख़ास समाचार भी नहीं सुना जिससे कम से कम कोई ऐसी डेथ हो गई हो या कोई बड़ी दुर्घटना हुई हो, ऐसा हमने देखा भी नहीं और सुना भी नहीं। और मोस्टली सब निर्माता जो उनसे उनके भी अपने बच्चे हैं और और मैं तो खुद इस चीज़ को वाउच करता हूँ कि मेरे खिलौने बनाए हुए खिलौने जो उनसे मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन भी उन्हीं से खेलते हैं और मैं उनको देखता हूँ और बहुत बढ़िया प्ले रूम बना रखा और लगभग सारे खिलौने जो उनसे हैं उनका पीडागॉगी स्टडी मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन पे ही करता हूँ। तो और ऐसे ही बाकी मेरे जो से मित्र और भाई लोग जो से इंडस्ट्री में करते हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है, उसको एक जामा पहनाना पड़ता है, स्टैचुटरी स्टैंडर्डाइजेशन करनी पड़ती है, उसको चलते BIS को इन्वोक किया गया है और वो BIS को जो सा लागू किया गया है।
तो वो अब लागू हो जाएगा, उसको कवर करता है। लेकिन फिर भी मैं एक बात ज़रूर रखना चाह रहा हूँ, जैसे अभी पीछे मेरे मित्र ने बात करी थी कि ये जो सा है आप इसमें एजुकेशन को लेके जो सा कैसे ला रहे हो, तो ये दोनों तरीके से हो रहा है। एक डिजिटल जो सा हम गेमिंग कहते हैं, प्लस एक जो सा डिजिटल क्लासरूम्स हैं, और डिजिटल क्लासरूम्स के साथ स्टेम टॉयज़ हैं जो बेसिक मैथमेटिक्स और ऑल दो साइंस के जो उनसे एक्सपेरिमेंट्स हैं उसको भी बताते हैं। और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो साथ साथ चल रही हैं, जो करिकुलम बेस्ड भी हैं, नॉन करिकुलम बेस्ड भी हैं, जो आपकी रोबोटिक्स है, जो आपके ड्रोन्स हैं, जो आपके कैमराज हैं, जो आपके लैपटॉप्स हैं, ये सब चीज़ें जो सी हैं ये आधुनिक हैं, और ये इनका कोई धार्मिक परिप्रेक्ष्य नहीं है, और सेक्युलर तरीके के हैं, और आज की ज़रूरत भी है, और इन पे काम हो भी रहा है और होना भी चाहिए। और ये ही 75% जो सा है टॉयज़ का इंपोर्ट भी है। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस चाहिए, और यही हमारा जो सा चर्चा में विषय भी है कि जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, IIT से बात चल रही है, CISR से बात चल रही है, NID से बात चल रही है, तो इन सब लोगों से बात करके दो एस्पेक्ट्स हैं कि हम एड्रेस करें हमारे बच्चों की नीड्स को, हम एंटरप्रेन्योर्स नए लेके आएँ जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस से पास आउट कर रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी बाजार है, तो वो नौकरियां ना ढूंढे, वो उसमें एक एंटरप्रेन्योरशिप का जो सा है एक अपॉर्चुनिटी ढूंढे। ये भी चल रहा है, और ये सारी बातें इकट्ठी चल रही हैं। तो हम होपफुल हो सकते हैं फिर अगर इस तरीके से आगे बढ़ा जा रहा है। लेकिन बावजूद उसके भी, क्योंकि हम थोड़ा सा अगर पीछे में जाएं, हम इतना इंपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन 80s के बाद चीज़ें बदली और हम इंपोर्ट ज़्यादा करने लगे। हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरर्स थे वो ट्रेडर्स में कन्वर्ट हो गए, तो वहाँ पर और अब हम ये बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे, और ना सिर्फ हम अपने देश की नीड्स को पूरा करेंगे बल्कि हम ग्लोबल मार्केट तक एक्सेस करना चाहते हैं। तो ये जो सीन सिचुएशन बदला है 80s से लेकर और यहाँ आते आते, तो ये हमारे लिए एक ब्रेक थ्रू किस तरीके से साबित होगा, और चैलेंज अगर आज के दिन में मैं आपसे बात करूं तो वो बड़े चैलेंजेस कौन कौन से हैं जिनको इंडस्ट्री फेस कर रही है? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न आपने करा कि 1980s के आसपास तक के यहाँ पे सब प्रकार के खिलौने बनते थे। हमने शायद आपने ना सुना हो, एक राजा टॉयज हुआ करता था। ही वॉज द पायनियर ऑफ मैन्युफैक्चरर इन टॉय इंडस्ट्री। ऐसे ही माया टॉयज हुआ करते थे। ये सब तरह के टॉयज यहाँ पे बनते थे। टीना टॉयज हुआ करता था, जो बैटरी ऑपरेटेड टॉयज, वहाँ पे बहुत उसकी मास्टरी थी। लेकिन अराउंड 2000, हालांकि इससे पहले एक हमारी एसोसिएशन ने एक सपना देखा था, टॉय सिटी हमने, जो आज भी एग्जिस्ट करती है, उसमें मोर देन 125 यूनिट्स को हमने इकट्ठा करके एक टॉय सिटी के नाम से एक पार्क बनाया था। लेकिन उस पार्क के बनने, मतलब वो बड़ा होता, इससे पहले गवर्नमेंट ने जो कस्टम ड्यूटी 50% हुआ करती थी उसको 20% पे ले आए। जिसके कारण से जो वहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स ने अपने यूनिट लगाने की शुरू करा था, उन्होंने ट्रेडर्स के अंदर चले गए, जैसा आपने अभी ध्यान कराया। और उस समय क्या सिचुएशन थी कि जो रॉ मटेरियल है उसके कस्टम ड्यूटी ज़्यादा, और जो फिनिश प्रोडक्ट हम इंपोर्ट कर रहे थे उसकी कस्टम ड्यूटी इवन लेस देन 20%, जो FTA का बेनिफिट उनको मिलता था, वो इफेक्टिव ड्यूटी 11% पे रह गई थी। जिसके कारण से हमारे यहाँ पे जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, दे वर कन्वर्टेड इनटू ट्रेडर्स। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा हमारी इंडस्ट्रीज को लेट डाउन करने का। इन बिटवीन 2007-8 के आसपास भी हमारी एसोसिएशन ने बहुत प्रयास करके इसको दोबारा फिर बैन लगवाया था, लेकिन कुछ हमारे इंपोर्टर्स भाई का, जिनका बिजनेस का नुकसान होने को लगता था, उन्होंने अप्रोच करके उसको फिर दोबारा उसको बैकअप करा के ड्यूटी को 20% पे ले आए। ये मेजर कारण रहा यहाँ के टॉय इंडस्ट्रीज को लेट डाउन करने का। लेकिन अब चूंकि प्रधानमंत्री जी ने इसके अंदर कस्टम ड्यूटी 60%, यानी 50 की भी 60% कर दी, और इसके साथ साथ जो बहुत जरूरी था QCO, जैसा मेरे मित्र नंदा जी ने ध्यान कराया कि QCO भी लाए, और कस्टम ड्यूटी भी इतनी बढ़ा दी कि भी अब वो फिजिबल रहा ही नहीं कि चाइना से इंपोर्ट करा जाए।
ओके ये एक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए मिली है। राइट इस अपॉर्चुनिटी को कैश करने के लिए हमारी सारी इंडस्ट्रीज कमरबद्ध है, कटिबद्ध है और इस सब को हम बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो चैलेंजेस आपने कहा, जी चैलेंजेस हैं कि अभी एक कस्टम ड्यूटी बढ़ा देना ही का सफिशिएंट नहीं है। ओके उसके साथ साथ जो यहाँ पे 20-25 साल 30 साल हो गए इस इंडस्ट्रीज को नीचे मतलब हमारी कमर बिल्कुल जमीन पे लग चुकी है, उसको खड़ा करने के लिए अभी हमें और सपोर्ट चाहिए। जैसे कॉमन फैसिलिटी सेंटर है, क्लस्टर्स, जैसे मेरे मित्र ने ध्यान कराया, क्लस्टर चाइना में छोटे छोटे क्लस्टर्स बने हुए हैं, वहाँ पे उनको फैसिलिटी सेंटर बने हुए हैं उनको वहाँ पे गवर्नमेंट की बहुत सपोर्ट मिलती है, लैंड उनको सस्ती मिलती है, उनको रॉ मटेरियल वहीं पे इजीली मार्केट में मिल जाता है। यहाँ पे कंपोनेंट्स अभी नहीं बन रहे, बनने शुरू हो जाएंगे, लेकिन हम सरकार से ये चाहेंगे कि भी जब तक 4-5 साल तक हमें यहाँ पे कंपोनेंट्स नहीं मिल पाते तो हमारी यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, राइट हमारे अंदर स्किल भी अवेलेबल है, हमारे अंदर एंथुसियाज्म भी अवेलेबल है, लेकिन जो कस्टम ड्यूटी से सपोर्ट मिलेगी और उसके साथ साथ एक सेफ गार्ड हमें चाहिए, कंपोनेंट्स यहाँ पे मिले और हमें एक ट्वाइस की पॉलिसी यहाँ पे लेके आए जो नेशनल पॉलिसी भी हो और अनेक राज्य भी ट्वाइस की पॉलिसी बनाएं, तो उसको यहाँ पे जो चैलेंजेस हैं उनको हम मीट आउट कर पाएंगे। बिल्कुल, और पीएम ने अपने एड्रेस में पॉलिसी मेकिंग की तो बात की ही है, और हम ये मानकर चलते हैं कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं तो उसके पीछे का जो होमवर्क है वो बहुत ही स्ट्रांग और सॉलिड हुआ करता है, और उसके बाद ही वो इस तरीके से पब्लिक डोमेन में किसी बात को एड्रेस करते हैं। लेकिन फिर भी सर, जो मैं आपसे समझना चाहती हूँ वो ये कि हम ये भी जानते हैं कि कल्चरली हम बहुत रिच हैं, हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग हेरिटेज है, सब चीज़ें हैं। आप साउथ में एक चीज़ है, आपके नॉर्थ ईस्ट में एक चीज़ है, आप गुजरात में जाइएगा तो एक और अलग आपको चीज़ मिलेगी, और वो सब कुछ एक अलग तरह का बेस है। दूसरी तरफ आज हम बात करते हैं मॉडर्नाइजेशन की, बच्चों में भी बदलाव आया है। जो बच्चे शायद किसी रॉ डॉल से खेल लिया करते थे, आज शायद वो उससे ना खेलना चाहें, वो भी टेक्नोलॉजी वाइज जो साउंड चीज़ें हैं उन्हीं से खेलना चाहें। तो ये एक जो दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग जो बनने की बात है, क्या उस तरफ भी बात की जा रही है, या अभी मेन फोकस किस बात की तरफ आप लोगों का, ताकि इस इंडस्ट्री को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सके, रिवाइव किया जा सके? थोड़ा सा मैं पिछले प्रश्न से ही थोड़ा एक्सटेंड करना चाहता हूँ। आपने कहा कि ऐसा क्या हुआ कि एकदम हमारी मैन्युफैक्चरिंग कम्युनिटी, ट्रेडर्स कम्युनिटी बन गई। आपको याद होगा कि 1990 में इकॉनमी खुली थी, और इकॉनमी के खुलते ही जो सा है हमारा जीडीपी बढ़ना शुरू हुआ, और यहाँ पे लोगों के पास शायद इनकम्स रहीं, और उसके चलते जो सा है शायद हमारी जो सी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उस लेवल पे नहीं थी। लेकिन साथ के साथ मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, फ्रॉम 95 ऑनवर्ड्स जिस लेवल के बड़े बड़े क्लस्टर्स जो से चीन में बनने शुरू हुए, तो न केवल जो है वो इंडिया के लिए खिलौने बना रहा था, वो तो अमेरिका के लिए बना रहा था, वो तो यूरोप के लिए बना रहा था। Exactly. तो वो इतना बड़ा उनका जो सा स्केल है, उस स्केल में सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। दी वैरायटी ऑफ टॉयज, जो वेरिएंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कवर हो जाता है, उसके अंदर जो सा प्राइसिंग कवर हो जाती है, और कुछ इस किस्म की चीन ने नीतियाँ बनाई, जैसे ये बता रहे हैं आज की डेट में यूपी से हम मांग रहे हैं, उसी तरह की क्लस्टर बनाने की बात कर रहे हैं। तो वो उन्होंने बहुत बड़े स्तर के ऊपर और बड़े ऑनेस्टली और सिंसियरली किया, हम माने या ना माने। फ्रॉम 2000 ऑनवर्ड्स हमारे कई मित्र भाई जो से वो चीन गए, और हर साल 2 साल के बाद जाते थे, तो वो इतना उसमें जो नवीनता दिखाई देती थी, इतना बड़ा हो जाता था। तो कुछ सरकार की नीतियाँ, उनके इंसेंटिव ज़्यादा हैं, वो 15% तक के एक्सपोर्ट सब्सिडी देते हैं, हमारे यहाँ वो उस तरह की सब्सिडी नहीं है। कुछ स्केल की वजह से, क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड के लिए बना रहे हैं, तो हम अगर किसी चीज़ के लिए मोल्ड्स बनाते हैं तो प्रॉबेबली अगर 5000 यूनिट्स पर मंथ की प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो वो सीधे 50,000 की बात करते हैं। Exactly. तो 50,000 अगर पीस बनाने हैं और 5,000 पीस बनाने हैं, तो उसमें वैसे भी क्वालिटी का भी, प्राइसिंग का भी, और पूरी इकोनॉमिक्स बदल जाती है। तो वो कल्चर अभी जो सा, एक तो ये स्केल का कल्चर आना जो सा है हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जब तक हम जो सी हैं थोड़ी सी बड़ी मार्केट्स के लिए सामान बनाना नहीं शुरू करते, हम कॉम्पिटिटिव शायद नहीं बन पाएंगे, नहीं तो प्रोटेक्शनिज्म ही चाहिए होगा। ये कोई बड़ी हेल्दी बात नहीं है, मतलब है ऑब्वियसली। हाँ, तो लेकिन शुरू करने के लिए कोई बुराई भी नहीं है।
लेकिन इसके चलते जैसे ही ये एक थोड़ी देर के लिए प्रोटेक्शन है, और आज मेरे ख्याल से जो वो 90s में और 2000s में वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल प्लेस, अब जो उनसा नेशनलिज्म ज़्यादा जोर पकड़ रहा है, माने ना माने। नहीं, लेकिन अब तो हम 2020 में नेशनलिज्म की तो बात करते हैं, और वैसे में उस नेशनलिस्ट और हम ही नहीं बात करें, अमेरिका भी बात करता है। सबके लिए कंट्री फर्स्ट है, नेशन फर्स्ट है, और ये अच्छी बात है। और उसी में मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अगर हमारे टॉयज भी फर्स्ट होते हैं तो हमें तो खुश होने की बात है ना। और जब हमारे पीएम इस बात को कह रहे हैं तो यही मैं समझना चाहती हूँ कि हमारे केरल की जो चीज़ है या हमारे नॉर्थ ईस्ट का कोई टॉय है, वो अगर अमेरिका जाता है, यूरोप जाता है, तो ये हमारे लिए तो बहुत एक प्राउड का इशू हो सकता है। तो क्या हम उस तरफ भी जा रहे हैं या हम सिर्फ केटर कर रहे हैं अभी इंडियन मार्केट को? देखिए, ये मैं पहले भी बोला आपको कि जब आपने 7 लाख करोड़ की वर्ल्ड मार्केट टॉयज़ की बताई, तो मैं साथ में ऐड कर देता हूँ आपको 11.5 लाख करोड़ की गेमिंग की इंडस्ट्री भी है। एग्जैक्टली 11.5 लाख करोड़ की गेमिंग की इंडस्ट्री है। इसीलिए मैंने पूछा आपसे कि वो उसी डॉल से खेलना चाहते हैं या उस डॉल को उस अलग दूसरे प्लेटफॉर्म पर जब खेलना चाहते हैं, तो वो जो प्लेटफॉर्म अगर चेंज हो रहा है तो क्या हम उतने केपेबल हैं अभी कि हम उसकी बात कर सकें, या थोड़ा और इंतजार हमको करना होगा और बाकी चीज़ों को भी लेते हुए जोड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि कहानियाँ जो सी हैं क्षेत्रीय हो सकती हैं। जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो क्षेत्रीय हो सकता है, वो साउथ का हो सकता है, उसके अंदर लैंग्वेज है, उसके अंदर हैबिट्स हैं, वो उसके अंदर गेमिंग में आ जाती हैं। कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं, जो कैरेक्टर्स साउथ के हैं वो अलग हैं, जैसे हमारी फिल्मों में जो कैरेक्टर्स हैं वो अलग अलग होते हैं। तो लेकिन उसके साथ जो मर्चेंडाइजिंग है, वो मर्चेंडाइजिंग की जो एक टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी हद तक सिमिलर रहेगी। उसमें जो से जैसे अगर डॉल है तो डॉल के एक्शन होने बहुत ज़रूरी हैं, उसका बोलना जो सा बहुत ज़रूरी है, उसके अंदर कई तरह की एक्टिविटीज़ ज़रूरी हैं, उसकी लैंग्वेज जो सी है, उसके कपड़े और उसका ड्रेस सेंस करना जो सा वो अलग अलग हो सकता है, वो क्षेत्रीय हो सकता है। तो ये मेरा कहने का तात्पर्य है। वो आपकी बात ठीक है। और फिर गेमिंग भी होती है, तो गेमिंग जिस तरह से ये बता रहे हैं वो हर तरह की गेमिंग हो सकती है। ये एक यस हमारी हिस्ट्री जो सी है इज फुल ऑफ वॉर्स, और वॉर्स में से ही हीरोज़ और जो सी हैं क्या कहना चाहिए बैलेंस, उसमें ईविल और गुड जो सा है उसका एक प्रत्यक्षता आती है। तो वो तो हमेशा रहेंगी। और उसके साथ हमेशा जो सी है जो आने वाली टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे ये इंजीनियर्स का और डिज़ाइनर्स का बहुत विशेष काम है, वो ये है कि उसके साथ मर्चेंडाइजिंग को कैसे डेवलप करें। राइट, स्टोरी क्रिएशन इज गेमिंग एंड उसके साथ एसोसिएटेड मर्चेंडाइजिंग, प्लस जो हमारी सोसाइटी में जो हमारी रहने का तरीका है, टॉयज उसी की ही रिफ्लेक्शन है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही सर, आप आए स्टूडियो में वक्त निकाल कर, बहुत शुक्रिया आपका सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत सारी इसमें होप्स नज़र आ रही हैं इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई, मार्केट शेयर से लेकर मैन्युफैक्चरिंग से लेकर, और क्योंकि हम तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कल्चर एक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और उस कल्चर को जब हम टॉयज़ के रूप में डेवलप करेंगे और उसका एक अलग तरीके से मार्केट बनाने की कोशिश होगी, और उसके लिए हमारी सरकार जिस तरीके से विलिंग नज़र आ रही है, हमारे प्रधानमंत्री ने अपने एड्रेस में जिस तरीके से कहा है, तो ये बहुत बड़ी होप की तरफ इशारा कर रहा है। और होपफुल कि आपको ये भी आज की खास जो पेशकश है हमारी बहुत पसंद आई होगी। आपकी कोई भी राय है, कोई सजेशन है, तो आप हमें ईमेल करके ज़रूर बताइएगा। हमारी ईमेल आईडी हम आपको बता देते हैं, ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब। रसूल